हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, आप लोग भी जल्दी से जुड़े और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं बच्चों। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का जी हाँ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। साथ साथ मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा हूँ, जिससे कि बिल्कुल आप अपनी कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम बना सके। जी हाँ बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़े और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास तक आप लोगों ने 35 जी हाँ 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया है। अब आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग जुड़ें। आइए स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, दो मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है ऑफ सेम ऑर्डर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डर सेम है। तो बताना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। सेकेंड ऑप्शन होगा आपका एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। है ना। सी ऑप्शन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, माने इनमें से कोई नहीं। है ना। तो आप लोग भी कलम कॉपी लेके बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे कि किसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि ये प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट मैट्रिक्स का। तो जी हाँ बच्चों, एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है भाई? तो बच्चों रिवर्स कर जाता है, उलट जाता है। मैंने एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब बी आगे आ जाएगा और ए पीछे हो जाएगा। यह प्रॉपर्टीज आपने ट्रांसपोज में भी देखा होगा, ए इंटू बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, है ना। और आपने इनवर्स में भी देखा होगा, ए इंटू बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो जी हाँ बच्चों, आपने मैट्रिक्स में तीन जगहों पर आपने देखा होगा कि इन्वर्स कर जाता है, उलट जाता है बच्चों। जैसे यहाँ ए इंटू बी है तो बी का एडजॉइंट आगे आ गया, ए का एडजॉइंट पीछे आ गया। उसके बाद ट्रांसपोज में आपने देखा होगा ए इंटू बी होल डैश बराबर क्या हो जाता है भाई? बी डैश इंटू ए डैश। और इन्वर्स में भी आपने देखा होगा कि ए इंटू बी होल इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। बट यहाँ जो है हमारा प्रॉब्लम वह एडजॉइंट मैट्रिक्स का है, तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ओके, समझ गए? कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 37 क्या कह रहा है? कहता है इफ ए मैट्रिक्स
if a matrix A, if a matrix A is both symmetric matrix and skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, symmetric matrix है ना, तो बताना है भाई then A is फर्स्ट ऑप्शन आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आपका ए जो मैट्रिक्स है वह डायगोनल मैट्रिक्स है? आपको बी ऑप्शन दिया जा रहा है जीरो मैट्रिक्स। जी हाँ, जीरो मैट्रिक्स। क्या यह जीरो मैट्रिक्स है? और सी ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डी ऑप्शन है बच्चों नन। जब इस तीन में से कोई नहीं हो तो हम लोग चौथा ऑप्शन देंगे, है ना। जी हाँ, मतलब समझना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले तो आप लोगों को ये नॉलेज में होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, को क्या होता है, और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर सकेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपके पास यह जो मैट्रिक्स है यह निश्चित तौर पर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। तात्पर्य है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही। जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना सकता है कौन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। लेकिन कैसे ये सोचना है भाई। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बनता है जब इसको ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज करने के बाद सेम वही स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। अर्थात कहने का सेंस है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, है ना, तो सेम अगर वो मैट्रिक्स आ जाता है, जांच करने का तरीका है, तब यह स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर अगर ट्रांसपोज करें और माइनस ए हो जाए, मतलब माइनस स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ, निगेटिव के साथ स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। जी हाँ, और ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद सेम स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर ट्रांसपोज करें या निगेटिव के साथ आए तो वह क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या कर रहा है? प्रॉब्लम कह रहा है कि भाई हमको ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स चाहिए जो सिमेट्रिक भी हो और एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑप्शन होगा ही, लेकिन अगर इससे बेटर ऑप्शन कोई मिल जाता है आपको, है ना, इससे बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वो ऑप्शन मारना चाहिए, है ना। और यदि मोर देन वन ऑप्शन की बात होती तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑप्शन में देते ही, साथ साथ और कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो वो भी ऑप्शन में देते। तो चलिए देखते हैं। ये तो पता ही है हम लोगों को कि ये भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कहा जाता है भाई कि इसके अपोजिट में बच्चों, अपोजिट में सेम क्वांटिटी हो। और ये देखिए, ये जो है आपका डायगोनल एलिमेंट जो होता है वह कोई भी हो, कोई परेशानी नहीं, बट डायगोनल के अपोजिट साइड सेम होना चाहिए। तो सी और सी दिया, ठीक। ये सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है, समझ रहे हैं। और अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने, तो उसके लिए क्या बोले थे बच्चों? डायगोनल में 0 0 होना चाहिए। डायगोनल में क्या होना चाहिए? 0 0। और इधर अगल बगल जो है इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव साइन होना चाहिए। जैसे यहां प्लस सी दिया तो यहां माइनस सी देना चाहिए। अब जरा सोचिए, हमको ये दोनों बनाना है। ये किसका है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। किसका है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो जी हाँ बच्चों, सिमेट्रिक में डायगोनल कुछ भी दे सकते हो
और अगल बगल जो है ना, वह इक्वल होना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल 0 0 होना चाहिए और इसके अगल बगल क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब न्यूटन साहब का थर्ड नियम लागू हो जाता है ना स्क्यू सिमेट्रिक में। अब दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, माने ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो दोनों हो जाए, सिमेट्रिक भी एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। सबसे पहला कंडीशन तो आप इसमें सिमेट्रिक में कह रहा है कि भाई कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसका मतलब है 0 0 भी ले सकते हैं। तो चलिए हम डायगोनल में 0 0 लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनाना है तो डायगोनल में 0 0 रखना होगा, है ना। तो चलिए डायगोनल में 0 0 रखिए। अब चलिए इक्वल एंड अपोजिट बनाना है। तो भैया एक बात बताइए, अगर कोई डिजिट लेंगे तब तो फिर डिफरेंट हो जाएगा, है ना, तब तो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 लेते हैं, 0 और -0, जरा गौर कीजिएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कंडीशन फुलफिल हो जाता है और साथ साथ इक्वल एंड अपोजिट इसका हो गया। और अगर हम देखें तो -0 का मतलब होता है 0 ही, तो इसका मतलब है सेम ही हो गया। इसका मतलब है सिमेट्रिक का भी कंडीशन फॉलो कर गया एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कंडीशन फॉलो कर गया। तो तात्पर्य ये है बच्चों कि 0 0 0 एंड 0 0 0 अगर हर एलिमेंट हो जाए तो हम लोग उसको किस नाम से पुकारते हैं बताइए? जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो जी हाँ बच्चों, जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन सकता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन सकता है। मतलब दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। यहाँ अर्थात सिमेट्रिक कंडीशन को भी फुलफिल करेगा एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी फुलफिल करेगा बच्चों। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो गया, है ना। और यदि मोर देन वन ऑप्शन की बात होती तब तो बिल्कुल हम लोग ये भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जी हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपका हो जाता, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, है ना। जी हाँ, तो ये भी ऑप्शन आपका हो जाता। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स में बच्चों डायगोनल का एलिमेंट होगा बट नॉन डायगोनल क्या होगा? नॉन डायगोनल सब 0 होगा। ऐसा तो कंडीशन नहीं होता है बच्चों, तो ये ऑप्शन आपका सिर्फ नहीं होता, अदरवाइज बी एंड सी दोनों होता। लेकिन कब? जब मोर देन वन ऑप्शन की बात होती, मोर देन वन चॉइस की बात होती, है ना। बट क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में जो परफेक्ट ऑप्शन है, जी हाँ, जो टू द पॉइंट दिखा रहा है ना, उस ऑप्शन को फर्स्ट चॉइस लेना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होगा? सेकेंड चॉइस होता है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए अब आगे बढ़े बच्चों। जी हाँ, आइए अब हम लोग देखें 38। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बारी है भाई, है ना। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/5। जी हाँ, अर्थात कोई मैट्रिक्स 3/5 ऑर्डर का है, तो देन इन ईच रो ऑफ ए विल हैव, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है 3 एलिमेंट। सेकेंड ऑप्शन है भाई 5 एलिमेंट। जल्दी से जवाब दें, 5 एलिमेंट। थर्ड ऑप्शन है 8 एलिमेंट। बिल्कुल आसान सा ऑब्जेक्टिव है बच्चों। और फोर्थ ऑप्शन 2 एलिमेंट। जी हाँ, ये देखिए, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। जल्दी से जवाब दें, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
जहाँ कहता है, देखिए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है भाई, 3/5। एक मैट्रिक्स बनाना है जो 3/5 है, जिसमें कि कितना एलिमेंट है ये बताना है एक रो में। किस रो में? एक रो में। तो याद रखिएगा एक रो में कितना एलिमेंट है ये देखिए। आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, कितना स्ट्रक्चर बनाना होगा? 3 रो का, R1 R2 एंड R3, समझिएगा। और कितना कॉलम? 5 कॉलम, C1 C2 C3 C4 C5, ठीक। तब 3/5 स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स बनेगा। अब जरा सोचिए तो एक रो में कौन सा एलिमेंट देना होता है? A11 A12 A13 A14 A14 और उसके बाद A15, है ना। इसी तरह आप सब में दोगे, है ना, इसी तरह तीनों में दोगे, R1 में भी R2 में भी R3 में। अब जरा गौर कीजिएगा, R1 में कितना एलिमेंट है भाई? 5 एलिमेंट है। इसका मतलब है एक रो में, फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट, सेकेंड रो में भी 5 एलिमेंट, थर्ड रो में भी 5 एलिमेंट। इसका मतलब प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट हो गया? 5 एलिमेंट। इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका बी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अब आप इतना डिटेल नहीं करेंगे, है ना। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो अगर रो कहे, जी हाँ, तो रो में कॉलम का एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट हो गया। और यदि कॉलम कहे, समझिएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, कॉलम कहे तो रो का एलिमेंट गिनिएगा। इसका मतलब रो कितना है भाई? 3, तो 3 एलिमेंट होगा, समझ रहे? जस्ट उल्टा, जी हाँ। और मैथमेटिक्स में बार बार मैं बोलता हूँगा कि बच्चों हमेशा उल्टा का काम होता है। देखिए गौर कीजिएगा, रो में कॉलम का एलिमेंट होता है और कॉलम में रो का एलिमेंट होता है। इसका मतलब है अगर रो में एलिमेंट पूछे तो कॉलम का एलिमेंट बताना है, कॉलम पूछे तो रो का एलिमेंट बताना है। ओके, समझ गए? कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखें। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज नॉन सिंगुलर। कैसा है? नॉन सिंगुलर। जी हाँ, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यहाँ कह रहा है नॉन सिंगुलर है, तो कौन सा ऑप्शन? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, प्रॉपर्टीज है बच्चों। जी हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन दीजिएगा आप लोग, जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए, जल्दी से। आपको पता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जी हाँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से सिंगुलर बनता है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है ना। तो बच्चों आपको याद होगा डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू, जी हाँ, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए भाई? 0 हो जाए, वह सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका 0 नहीं हो, है ना, वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये तो स्पष्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज है जो कि सभी बच्चे जानते हैं बच्चों। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा? तो नॉन सिंगुलर कर रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखें। 40, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी होल इनवर्स
जी हाँ, ए इंटू बी होल इनवर्स बराबर कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ए पर होल इनवर्स होगा। सेकेंड ऑप्शन बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। थर्ड ऑप्शन ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होगा। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताइए, नन ऑफ दीज, बोलिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बताइए। ये तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको डिस्कशन किए थे कि ए इंटू बी होल इनवर्स जो है वह उलट जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कौन सा ऑप्शन देना चाहिए? बी ऑप्शन देना चाहिए। देखिए आपके पास बिल्कुल स्टेटमेंट के रूप में है ना प्रॉपर्टीज रहता है, तो बिल्कुल जल्दी से जवाब दे सकते हैं बच्चों। तो चलिए 41, जी हाँ, अब हम लोग 41 बनाए। कहता है ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए? ये तो बच्चा जानता है भाई, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए किस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए? रो और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, नहीं? हाँ, ये तो सब जानते हैं भाई, बिल्कुल। इसका मतलब है इसका ऑप्शन मारने में, है ना, कुछ सेकंड, जी हाँ बिल्कुल कुछ सेकंड में आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे भाई? ऑप्शन सी, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ बच्चों। तो उसके बाद हमारे सामने मेरे प्यारे बच्चों 42, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, है ना। The following pair जोड़ा जो मैट्रिक्स का है वह इक्वल है, आर इक्वल, जी हाँ इक्वल है। और कौन सा जोड़ा है भाई? तो भैया 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, और दूसरा है आपका 0 y - 2 8 4। सही है। अब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लग रहा है x = -1/3 y = 7। दूसरा ऑप्शन है भाई नॉट पॉसिबल, जी हाँ, अर्थात यह मान संभव ही नहीं है, y बराबर 7 x बराबर -2/3। और डी ऑप्शन है बच्चों x बराबर -1/3 एंड y बराबर -2/3, है ना। ये 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको x y का रिजल्ट इवेल्युएट करना है। आइए देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, जहाँ इसका मतलब है 3x + 7 y + 1 और 5 और 2 - 3x = कितना? 0 y - 2 8 4। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दिया हुआ है ना। मैट्रिसेस आर इक्वल माने समान है। अब बताना है, तो बच्चों समान जब रहता है तो सबसे पहले तो शेप समान होना चाहिए। शेप तो समान है, 2x2 ऑर्डर का है। उसके बाद हर पोजीशन का एलिमेंट समान होना चाहिए। 3x + 7 बराबर कितना? 0। x बराबर -7/3, मतलब पहला प्लेस पर x का मान क्या निकल गया? -7/3। देखिए दूसरा प्लेस देखिए, 5 = कितना? y - 2, इसका मतलब है y = 7 आ गया, y = 7। ओके, समझ रहे हैं। अब तीसरा पोजीशन देखिए, y + 1 = 8, इसका मतलब y = 8 - 1 = 7। इसका मतलब तीसरा प्लेस पर भी y है और उस जगह y का रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है भाई? 7। अच्छा, 2 - 3x = 4, तो यहाँ देखिए 3x = -2, इसका मतलब x बराबर -2/3। हाँ भाई, अब देखिए मिस्टेक पता चल गया। देखिए बंधु, फर्स्ट पोजीशन पर x का रिजल्ट क्या आ रहा है? -7/3, और फोर्थ पोजीशन पर रिजल्ट क्या आ रहा है? -2/3। तो एक बात बताइए, है ना, मैट्रिक्स तो एक ही है, और दोनों पोजीशन अलग अलग में x का अलग अलग मान कैसे रखा जा सकता है? तो नहीं रखा जा सकता है। बट y सही है,
y सही है, सेकेंड पोजीशन पर भी y से बनाया है और थर्ड पोजीशन पर भी y से बनाया है। इसका मतलब y सही है बट x सही नहीं है, क्योंकि x डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट वैल्यू आ चुका है, जबकि होना क्या चाहिए तो सेम एलिमेंट होना चाहिए, है ना। डिफरेंट पोजीशन पर सेम एलिमेंट, ऐसा नहीं हुआ बच्चों। इसका मतलब है कि हम लोगों का ना ए ऑप्शन होगा, ना सी ऑप्शन होगा, ना डी ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब है आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसको? एक्स को। तो x अगर प्राप्त नहीं कर सकते तो उसके साथ आपका y भी आ गया। इसका मतलब है x एंड y बोथ आर नॉट पॉसिबल। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका इस बी ऑप्शन होगा। जी हाँ, समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर लें। जी हाँ, मुस्कुराकर समस्याओं से लड़ना सीखो, मुस्कुराकर समस्याओं से लड़ना सीखो, जीत तुम्हारी पक्की है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप मेहनत कर रहे हो, है ना, निश्चित तौर पर आपकी जीत पक्की है। अभी आपको लग रहा होगा कि जी हाँ समस्या पे समस्या, कभी मैथ पढ़ना पड़ता है, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, है ना, हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ता है, मजबूती से मेहनत से पढ़ना पड़ता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहना है मुस्कुराकर उससे लड़िए, है ना, निश्चित जीत आपकी होगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स ए है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का क्या है भाई? सेम। जहां देन ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज फर्स्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, फर्स्ट ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। सेकेंड ऑप्शन सिमेट्रिक, सेकेंड ऑप्शन सिमेट्रिक। थर्ड ऑप्शन नल मैट्रिक्स, नल माने जीरो मैट्रिक्स, है ना, नल, जी हाँ जीरो मैट्रिक्स। और फोर्थ ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में ये जो देख रहे हो ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर क्या होगा? ए होगा, और बी सिमेट्रिक है तो बी डैश बराबर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक में सेम मैट्रिक्स आ जाता है बच्चों, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ जो है ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम यही आएगा। अब आपको चेकआउट करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए चेक करने के लिए कि यह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए माइनस बी होल डैश, ये हो जाता है बच्चों ए डैश माइनस बी डैश, है ना, अर्थात ट्रांसपोज का हम लोग प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए ए इंटू बी होल डैश क्या होता है भाई? इन्वर्स हो जाएगा बी डैश इंटू ए डैश, यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश इंटू बी डैश। अब जरा गौर कीजिएगा, बी डैश आपका बी है, ए डैश आपका ए है, ए डैश ए बी डैश बी, है ना, ये रिजल्ट रखा। अब निगेटिव माइनस साइन कॉमन लीजिए, ए बी माइनस बी ए उलट जाएगा। अब देखिए आपका सेम मैट्रिक्स आया, लेकिन किसके साथ आया? माइनस के साथ आया। मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा भाई?
तो निश्चित तौर पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है ना, क्योंकि निगेटिव के साथ अगर कोई मैट्रिक्स आता है ना, ट्रांसपोज करने के बाद, तो इसका मतलब क्या आप लोगों ने जाना? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ए बी प्लस बी ए अगर कहीं मिले आपको, है ना, ए एंड बी सिमेट्रिक हो, ए एंड बी सिमेट्रिक हो, है ना, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। ए बी प्लस बी ए क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखें, एकदम ट्रिक है। और ए बी माइनस बी ए अगर करेंगे तो वह निश्चित तौर पर, जो कि अभी चेक किए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो जी हाँ, प्लस करेंगे ए इंटू बी, बी इंटू ए को प्लस करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और ए बी माइनस बी ए करेंगे तो क्या बनेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। समझ गए? तो जी हाँ, एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। निश्चित तौर पर आपको ए बी प्लस बी ए मिलेगा तो सिमेट्रिक ऑप्शन मारना, और ए बी माइनस बी ए मिलेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मारना। ओके, चलिए इसको नोट कर ले। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। 44 क्या कहता है? कहता है इफ ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। जल्दी जल्दी जवाब दें। देन एंड कहिए, है ना, एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू I2, तो देन अल्फा इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है पाई, सेकेंड ऑप्शन है पाई बाय 3, थर्ड ऑप्शन है 3 पाई बाय 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है पाई बाय 6। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर में भी ये प्रॉब्लम्स आया था बच्चों। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आइए देखिए, बनाते हैं हम लोग, है ना। आप लोग भी बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंडीशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ प्लस हो रहा है तो उसका सम आई के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये आपका मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, अर्थात रो को कॉलम बना लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है जानते ही हैं, 1 0 0 1, है ना। अब चलिए, अब दोनों को प्लस करके देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 हो जाएगा बंधु। अच्छा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा, 1 0 0 1, है ना। अब इक्वेटिंग कर दो, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब बताओ 1/2 कितने डिग्री पर भाई? 60 डिग्री पर। 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाय 3। 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 3। अब देखिए 0 0 है, 2 0 0 है, यहाँ भी 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है, तो इसका मतलब है सेम कॉस अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर पाई बाय 3। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन होगा, अर्थात पाई बाय 3, है ना। जहाँ कितना ऑप्शन होगा? पाई बाय 3। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी है ना। चलिए, समझ गए होंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है डिटर्मिनेंट का सिंबल दिख रहा है भाई,
AC BD, है ना। तो देन लेमडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जी हाँ, इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है क्या, डेल्टा लेमडा ए बी लेमडा सी डी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है लेमडा ए बी सी डी। थर्ड ऑप्शन लग रहा है भाई लेमडा ए लेमडा सी लेमडा बी लेमडा डी, है ना। फोर्थ ऑप्शन है नन। अगर ये तीन में से कोई नहीं हो तो नन होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानिए, ये भाई साहब डिटर्मिनेंट है कि मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों का नियम अलग अलग हो जाता है भाई, याद रखिएगा। अगर आपका, है ना, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा भाई, हर एलिमेंट में, जी हाँ। और डिटर्मिनेंट है तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में, जी हाँ, क्या होगा भाई, एक रो, ओनली वन रो या कॉलम, जी हाँ। इसका मतलब है मैट्रिक्स में क्या होता है, जब कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी ये मैट्रिक्स होता और लेमडा से मल्टीप्लाई करते तो यह लेमडा जब अंदर जाता तो ए में भी मल्टीप्लाई होता, बी में होता, सी में होता, डी में होता। बट यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट में देखिए, डिटर्मिनेंट में अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह लेमडा अगर ले जाएंगे तो या तो एक रो में ले जाएंगे या एक कॉलम में। तो देखिए, तो एक रो, यह देखिए एक रो, यहाँ तो दोनों रो में है, यहाँ आपको एक कॉलम में है। तो चलिए लेमडा अंदर ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए, लेमडा ए लेमडा सी बी डी, समझ रहे हैं। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का नियम एंड मैट्रिक्स का नियम अलग अलग हो जाता है। और यही चीज अगर मैट्रिक्स होता ए बी सी डी मैट्रिक्स होता तो यह अगर लेमडा ले जाते तो चारों एलिमेंट में क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, चारों एलिमेंट में। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट में जब आप डिटर्मिनेंट के सिंबल के अंदर ले जाते हो तो या तो एक रो में ले जाओगे या तो एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। और जब मैट्रिक्स का सिंबल रहेगा और मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर अगर किसी भी नंबर को ले जाते हो तो वह इज एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जाके होगा बच्चों। इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और इसमें सिर्फ एक रो के एलिमेंट में या एक कॉलम के एलिमेंट में। तो आपको एक कॉलम के एलिमेंट में दिख रहा है भाई, है ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए होगा। यहाँ ऑप्शन ए होगा, समझ रहे मेरी बात, ऑप्शन ए होगा, जी हाँ। आइए अब हम लोग देखें 46, क्या देखें 46, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। ये देखिए 46 काफी मजेदार प्रॉब्लम्स है। कहता है इफ 7 and 2 आर 2 रूट्स, जी हाँ, 7 and 2 आर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जी हाँ, डिटर्मिनेंट है x3 7 2x2 7 6x इक्वल टू 0। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देन थर्ड रूट क्या होगा आपको बताना है भाई। थर्ड रूट, फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है -9, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन है नन। जी हाँ, ये बताना है आपको। अर्थात ये डिटर्मिनेंट है आपका और यह डिटर्मिनेंट इक्वेशन रूप में है। किस रूप में है भाई, इक्वेशन। जहाँ इक्वेशन तो किसी चीज़ को बनाया जा सकता है जिसमें कि कोई भी अननोन चीज़ दे दिया जाए, मतलब समझ जाओ इक्वेशन बन गया। ये देखिए इस डिटर्मिनेंट में x अननोन है, इसका मतलब है यह क्या हो गया भाई, यह निश्चित तौर पर इक्वेशन हो गया। अब कहता है इसका 2 रूट दिया हुआ है 7 and 2
और तीसरा रूट मान रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पर यह डिटर्मिनेंट एक क्यूबिक इक्वेशन बनने जा रहा है बच्चों, और जब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तभी उसका 3 रूट हो सकता है। 2 रूट आपके पास है ही, तीसरा रूट मालूम करना है। तो चलिए तीसरा रूट मालूम करेंगे, तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट का ही प्रॉपर्टीज लगा के करना होगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो बच्चों R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो बताइए क्या होगा। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, बोलिए x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9 है ना, 2x 2 7 6x इक्वल टू 0। अब बताइए x प्लस 9 कॉमन ले लोगे, नहीं 1 1 1, ओके 2x 2 7 2x इक्वल टू क्या करोगे 0। यही तो आपको पता चल गया कि तीसरा रूट क्या होगा, क्योंकि x प्लस 9 डिटर्मिनेंट का फैक्टर बन गया और x प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, x इक्वल टू -9, क्योंकि -9 आपका ये 2 रूट नहीं है, 7 और 2 नहीं है, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन में भी होगा। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, तो बच्चों ये देखिए -9 है ना, जी हाँ -9। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और इसको पूरा एक्सपेंड कीजिएगा तो इससे x का मान निकलेगा -2 भी निकला, एक -9 निकलेगा, और दूसरा फिर इससे प्रॉपर्टीज के आधार पर और 2 निकलेगा, और कौन सा निकलेगा तो 7 और 2 निकलेगा। तो इसका मतलब 2 रूट आपको पता ही है, तो तीसरा रूट आपका कौन सा होगा तो -9। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जी हाँ बिल्कुल आप थोड़ा सा ट्रिक अपनाएं, क्योंकि आपको समय भी बचाना है बच्चों। जी हाँ टाइम भी बचाना है, ऑब्जेक्टिव में टाइम को मैनेजमेंट करते हुए सॉल्व करना है। तो इसलिए जल्दी से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने मत लगिएगा क्योंकि टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आपको ऑप्शन देखना है, तो आप पहला ऑप्शन आपको पहले मिल गया, तो निश्चित तौर पर आप ऑप्शन को तुरंत मारें, है ना, समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 47 देखें। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है 1 1 1 ABC B प्लस C प्लस A प्लस B क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अरे भैया फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन A प्लस B प्लस C। हमेशा याद रखें ऑब्जेक्टिव में जनरली अगर आपका है ना आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो और ऑप्शन में 0 है तो निश्चित तौर पर 0 होना चाहिए। जी हाँ 0 होना चाहिए, बट इसको अगर समय है हमारे पास सॉल्व करने का तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो C3 को C2 के साथ ऐड कर दो, देखो तो क्या हो जाता है ABC, यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B है ना। और उसके बाद आप थर्ड कॉलम से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लोगे तो क्या होगा देखिए आपको दिख गया होगा भाई। अरे भैया जी हाँ डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है, ये देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है तो निश्चित तौर पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी। जी हाँ जो अनुमान किया गया था बच्चों बिना सॉल्व किए है ना, हम लोग अनुमान किए थे कि ऑप्शन सी होगा। तो जी हाँ बच्चों ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है ना 99% चांस रहता है बच्चों का अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 मारना चाहिए है ना, 0 मारना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 by 3
क्या ऑर्डर है भाई? 3/3। तो बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होगा? ऑप्शन के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और 3 के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जहां मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन में स्क्वायर कर दीजिए और सी ऑप्शन में क्यूब कर दीजिए, है ना। बिल्कुल सीरियल वाइज हो जाएगा 1 2 3, है ना। और वहां तो आपका ये ऑप्शन ही चेंज हो गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तुरंत आपने देखा, है ना, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स रहता है ना, n/n ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का, है ना। और अगर इसमें k से गुना किया जाए तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हर एलिमेंट में, आपको इससे पहले हमने बताया था, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट बनाया जाए तो यह डिटर्मिनेंट से बाहर आने के बाद क्या होगा? जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा k पर पावर उतना ही हो जाएगा, अर्थात k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ इसका मतलब है, यहाँ देखिए 3/3, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? n/n। ऑर्डर होने का मतलब है n रो और n कॉलम। कितना रो है भाई? n रो है और n कॉलम है। अब इसमें k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि जैसे ही मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यह टोटल एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, टोटल एलिमेंट में, जी हाँ, जितना भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब तो मैट्रिक्स का नियम खत्म हो गया, अब लागू होगा डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में क्या बताए थे? डिटर्मिनेंट में बच्चों एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं या अंदर ले जा सकते हैं, यही ना। तो कितना रो है आपके पास? n। तो फर्स्ट रो से एक के लेंगे, सेकंड रो से एक के लेंगे, थर्ड रो से, इस तरह से कितना रो? n रो लेना पड़ेगा, तब जाके सभी के बाहर आएंगे। आप बताइए k पावर n हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमेशा याद रखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट बनाएंगे बच्चों, है ना, तो उसके लिए ये आपका इस तरह का कंडीशन फुलफिल करने लगता है। ये आप माइंड में रखें, के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बताइए यहाँ देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई? 3/3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। और इसमें k से मल्टीप्लाई हो जाए तो निश्चित k पे पावर कितना हो जाएगा? 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a, k पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। बताइए ऑप्शन है आपका? बिल्कुल ऑप्शन सी। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, है ना। जी हाँ, तो चलिए सी ऑप्शन हम लोग दें, सी ऑप्शन दे बच्चों, है ना। जी हाँ, आइए। जी हाँ, अब हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन 50 पहुंच रहे हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। जी हाँ, कोई डिटर्मिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, है ना। ये आपका डिटर्मिनेंट है और इसमें जो है ये जो कैपिटल AIJ है वह कोफैक्टर है। जी हाँ, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल AIJ, मतलब इस एलिमेंट का, ये जो स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेटर से दिखाया गया है एलिमेंट को, इसका जो है कोफैक्टर दिखता है बच्चों कैपिटल AIJ। और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो क्या होता है भाई? वो क्या होता है? तो भाई उस एलिमेंट के सामने और उस एलिमेंट के वर्टिकल, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिमेंट हटा दिया जाता है,
तो जो बचता है एलिमेंट, जो ग्रुप बचता है उसको माइनर कहते हैं, और इसका जो साइन होगा -1 पे पावर i प्लस जे, वो साइन अगर डाल दें, है ना, तो वो कोफैक्टर हो जाता है ना, वो क्या होता है बंधु, कोफैक्टर हो जाता है। क्लियर, समझ रहे हैं जी हाँ। तो यहाँ जो है कह रहा है, बताइए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा कोफैक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई, कोफैक्टर फॉर्म में। जी हाँ, कोफैक्टर फॉर्म में। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम्स हैं ये आपका। जी हाँ, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, या तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, जैसे A11 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये होगा A22, A23, A32, A33, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करते थे, -A12 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़े, A21, A23, A31, A33, है ना, प्लस A13, बताइए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़े A21, A22, A31, A32, यही बनाते थे A32, है ना। अब ये बताइए A11, इसी को कोफैक्टर कहते थे A11, है ना। और देखिए माइनस, इसी में यही माइनस साइन जो है इस एलिमेंट के साथ लगा दिया जाए तो ये बन जाता है कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा A12, A13, इसका क्या हो जाएगा A13। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस रूप में, तो बच्चों एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो जी हाँ, इसमें से जो ऑप्शन आपको लगे, जी हाँ आप बना सकते हैं। आप ऑप्शन पहला है A11, A31, A12, A32, A13, A33। दूसरा ऑप्शन है A11, A11, A12, A21, A13, A31। तीसरा ऑप्शन है A21, A11, A22, A12, A23, A13। और चौथा ऑप्शन है A11, A11, A21, A21, A31, A31, है ना। बस इसमें फोकस करना है भाई। देखिए बच्चों, या तो आप देखे होंगे कि डिटर्मिनेंट को जो हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक रो के रिस्पेक्ट में या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो यहां हमने रो के रिस्पेक्ट में किया है। तो जरा गौर कीजिएगा, A11 का सेम कोफैक्टर है, A12 का सेम कोफैक्टर है, A13 का सेम कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हुआ। उसी तरह या तो रो या तो कॉलम, तो इसमें देखना है कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप छटैया कर सकते हैं भाई, छटैया कर सकते हैं उसके कोफैक्टर को देखकर, सेम कोफैक्टर होगा, है ना। तो ये देखिए, ये आपका पहले ही गलत हो गया क्योंकि A11 यहाँ A31 सेम कोफैक्टर नहीं है भाई। यहाँ देखिए, यहाँ तो सेम कोफैक्टर है, फिर आगे बढ़िए A12, A21 गलत हो गया यहाँ भी, क्या कि सभी एलिमेंट का सेम कोफैक्टर होना चाहिए। यहाँ देखिए A21 यहाँ भी गड़बड़ है। चलिए यहाँ देखिए A11, A11, A21, A21, यहाँ A31, A31। जी हाँ, इसका मतलब है कि पहला बात तो ये हो रहा है कि भैया एलिमेंट का सेम कोफैक्टर, एलिमेंट का सेम कोफैक्टर हो रहा है भाई। लेकिन दूसरी बात क्या देखना है कि यह कहाँ का एलिमेंट है, रो का है कि कॉलम का। तो बच्चों A11, A21, A31, जी हाँ ये कॉलम का है, ये C1 का है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर भी है। इसका मतलब है, ये तो नियम है ही कि डिटर्मिनेंट को या तो रो के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं या कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ कॉलम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन क्या होगा भाई, डी होगा। समझ गए? जी हाँ, किसी भी डिटर्मिनेंट को जो आप एक्सपेंड करोगे वह या तो रो के रिस्पेक्ट में या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर रो के रिस्पेक्ट में करोगे तो रो का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होके प्लस होके रिजल्ट देता है, और क्या कहते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़ोगे तो कॉलम का एलिमेंट और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होके सम होके रिजल्ट देता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे। चलिए नोट कर लें। आइए, जी हाँ आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50वां, जी हाँ अब हम लोग अर्धशतक मार चुके हैं भाई, 50 क्वेश्चंस।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? कहता है इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी किसका है भाई? ए पी का है। तो बताइए कि देन वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, जी हाँ, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2a, एक्स प्लस 2b, एक्स प्लस 2c क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन x और फोर्थ ऑप्शन 2x। क्या मैंने ट्रिक बोला था? अगर आपके है ना ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 0 हो तो ज़्यादा चांस होता है 0 होने का, है ना? जी हाँ, ज़्यादा चांस होता है बच्चों 0 होने का। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी ए पी में है, तो ए पी में क्या होता है भाई? बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, डिफरेंस बराबर होता है ना? इसके बाद अब देखिए, यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, आप R2 को R1 में घटा दीजिए, R3 को R2 में घटा दीजिए। पहला तो ऐसे रखोगे, क्यों किया? क्योंकि b माइनस ए दिखना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए? 1 1, या देखिए यहाँ 2 इंटू बी माइनस ए, 1 1, 2 इंटू सी माइनस बी। अब जरा गौर कीजिए, 1 1 ये बराबर, ये इक्वल, और 2 2 इक्वल, बी माइनस ए सी माइनस बी भी इक्वल। इसका मतलब है ये जो R2 और R3 दोनों इक्वल हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या कहता है? कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का क्या मान होगा? ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है इन्फिनिटी, और फोर्थ ऑप्शन है ओमेगा, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा पहचान रहे हो? ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जी हाँ 1 का क्यूब रूट, अर्थात ओमेगा में रिलेशन होता है बच्चों 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ा जाए तो इसका रिजल्ट 0 होता है, 0 होता है ना? और ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टी जरूर याद रखें। और ये जो है किसका क्यूब रूट है भाई? 1 का क्यूब रूट 3 होता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जानते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा कम्प्लेक्स नंबर में। जी हाँ, 1 का जो घनमूल होता है वह 3 होता है। कौन सा? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और इस तीनों में रिलेशन है कि तीनों को अगर जोड़ोगे तो 0, और तीनों को गुना करोगे, मतलब गुना करने का मतलब है ओमेगा क्यूब होना, बराबर 1 होता है। जोड़ने पर 0 और गुना करने पर 1। काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें अगर देखा जाए इस डिटर्मिनेंट में, तो R1 R2 R3 तीनों को अगर जोड़ दोगे तो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और बचेगा 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, है ना? और इसका मान आपके पास 0, तो पूरे डिटर्मिनेंट को क्या कर देगा? 0 कर देगा कि नहीं कर देगा? 0 करेगा ना? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना? तो चलिए समझ गए होंगे। ये हम लोग 51 कवर कर लिए बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 52, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 52। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू डेल्टा इज मल्टीप्लाई बाय 5, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज। जी हाँ, देखिए कहता है कोई डिटर्मिनेंट है भाई, कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट है, कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3/3 ऑर्डर का, 3 रो और 3 कॉलम वाला। इसमें जो है 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 5 से हर एलिमेंट में क्या किया जा रहा है भाई? मल्टीप्लाई किया जा रहा है।
अर्थात एक नया डिटर्मिनेंट बनाया गया जिसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया हर एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट में। तो बताना है कि प्रीवियस जो डिटर्मिनेंट था उसके इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा। तो बच्चों ये बात जान लीजिए, डिटर्मिनेंट में क्या नियम था, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो से अगर 5 बाहर करोगे तो 5 आ जाएगा, सेकेंड रो से बाहर करोगे 5 बाहर आ जाएगा, थर्ड रो से बाहर करोगे बाहर आ जाएगा, तीनों रो से एक एक 5 लेना होगा, तब बचेगा AIJ और ये हो जाएगा 125 डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ। इसका मतलब है इसको आप पुराना वाला कह सकते हो भाई। इसका मतलब न्यू वाला जो डिटर्मिनेंट है वह पुराने वाले डिटर्मिनेंट के कितने गुने के बराबर है, तो भैया 125 गुने के बराबर है। इसका मतलब है इसमें जो ऑप्शन दिया गया था डिटर्मिनेंट, सेकंड 5 डिटर्मिनेंट, थर्ड 25 डिटर्मिनेंट और फोर्थ 125 डिटर्मिनेंट, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए, 125 डिटर्मिनेंट। नहीं जी हाँ बच्चों, मतलब एक डिटर्मिनेंट था जो कि 3/3 ऑर्डर का था, ये वाला है ना। उसके बाद इसमें क्या किया गया, हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और एक नया डिटर्मिनेंट जिसको डेल्टा 1 कहे, नया डिटर्मिनेंट बनाया गया, तो 5 से मल्टीप्लाई किया। अब रिश्ता जोड़ना चाहता है पुराने वाले डिटर्मिनेंट से, कैसे रिश्ता जुटेगा, तो बच्चों फर्स्ट आपको पता रहना चाहिए कि भाई डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन लेते हैं या अंदर ले जाते हो, है ना, तो आपको एक रो या एक कॉलम में करना होगा। तो एक रो से 5 ले लिया, दूसरे रो से 5 ले लिया, तो ये रो का मतलब हर रो के हर एलिमेंट से जहाँ एक एलिमेंट आता है भाई, तो फर्स्ट रो से एक 5 लेना पड़ा, सेकेंड रो से एक 5 लेना पड़ा और थर्ड रो से एक 5 लेना पड़ा। इसका मतलब है तीनों रो से एक एक 5 लिया तो 125 हो गया और तब ये पुराने वाले डिटर्मिनेंट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि न्यू वाला डिटर्मिनेंट 125 गुना, है ना, पुराने वाले डिटर्मिनेंट के। इसका मतलब ये याद रखिए, वही चीज जो बताए थे k पावर n, जी हाँ, ये डेल्टा डैश बराबर k पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, जी हाँ। तो काफी जबरदस्त सब ऑब्जेक्टिव बना बच्चों, चलिए जल्दी से नोट करें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए बच्चों, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया। तो निश्चित तौर पर इस पर बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप अपने घर में, है ना, बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चों। और यहाँ मेरी गारंटी है बच्चों कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल नया टेक्निक के साथ, है ना, सॉल्व करवा रहा हूँ बच्चों। तो निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में आप 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे, है ना, 100% ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। तो जी हाँ बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ, जी हाँ बार बार कहता हूँ, तुम केवल मेहनत करो, सफलता शोर मचाएगी। अर्थात तुम जैसे जैसे मेहनत करने की ओर जा रहे हो, निश्चित तौर पर आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परिणाम है, वह निश्चित बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा ही नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो निश्चित तौर पर, है ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना। बाय बच्चों।